वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव रिगार्डिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और इस न्यू इनिशिएटिव में हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, जितने भी हमारे जीएस के सब्जेक्ट हैं उन सभी के रिगार्डिंग माइंड मैप्स जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे कि किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। शुरुआत हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से की है और आज जो है वो हमारी क्लास फिफ्थ है। इससे पहले की जो वीडियोस है वो हम ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। एज वेल एज लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम पर भी जो है वो मिल जाएगा। और साथ में हमारा जो इनिशिएटिव है रिगार्डिंग अलाइड मेंस और जो हम पुलिस के लिए जो है वो एक अलग से सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो सब्जेक्ट वाइज ही जो है वो सारा जीएस को कवर करेंगे। एज वेल एज जो अलाइड मेंस और यूपीएससी और एचईएस मेंस के रिगार्डिंग भी जो है वो हमने जो है वो मंथ वाइज जो है वो जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर करना शुरू किया है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन टेलीग्राम पर जो है वो हमारा सिंपल जो है वो यूजर नेम की अगर हम बात करें तो डेली फैक्ट्स भी आप सर्च कर सकते हैं, और @न्यूज़पेपर फैक्ट्स जो है वो हमारा यूजर नेम है, जिसको आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीयन फेज के बारे में। ये टॉपिक गांधीयन फेज अगर हम बात करें तो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स में तो अभी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से कम हो गया है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन डेप्थ पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डीप में जो है वो पूछा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि गांधी जी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो गांधी जी ने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि चंपारण सत्याग्रह अगर हुआ तो गांधी जी की कौन कौन तो थे जिनके साथ गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे। इस तरह से नाम आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है कि कौन से नहीं है। इतना डेप्थ में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो गांधीयन फेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सबसे पहले याद रखना है कि ये 1919 से लेकर 1947 तक है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको आता है मेंस में लिखने के लिए और उसकी इंट्रोडक्शन आपको शुरू करनी है, तो उसकी इंट्रोडक्शन आप गांधीयन फेज के साथ भी शुरू कर सकते हैं। लाइक मॉडरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल हो गया, तो उनकी जो इंट्रोडक्शन है आप इस तरह से बना सकते हैं कि गांधीयन फेज को या फिर मॉडरेट फेज या फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज इसको आप जो है वो इंट्रोड्यूस करें। तो ये जो है वो एक आपके पास ऑप्शन रहता है रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग। गांधीयन फेज से पहले यानी कि गांधी जी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें, या एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें गांधी जी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और गांधी जी का जो चैप्टर है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में या तमिलनाडु की बुक्स में जो मैंशनड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका सबसे पहला चैप्टर कि गांधी जी का जो स्ट्रगल है फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल रहा था वो पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे कि जब गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने वहां पर क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद गांधी जी ने वो चैलेंजेस को फेस किया तो गांधी जी ने क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए और गांधी जी की अचीवमेंट्स क्या थी। और देन उसके बाद एट द एंड हम सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हैं कि गांधी जी का सिग्निफिकेंस क्या था। साउथ अफ्रीका का पूरा जो रूट था उसको हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। गांधी जी ने जितना टाइम जो वो साउथ अफ्रीका में रहे, उनकी क्या अचीवमेंट थी, इन सभी को कवर किया जा सकता है। देन उसके बाद गांधी जी वापस आते हैं, और जब गांधी जी वापस आते हैं तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आए हैं, और इसको जो है वो एनआरआई डे भी जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, एज एनआरआई डे भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री को एक एस्पेक्ट में और डिवाइड किया जाता है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर गांधी, बिफोर गांधी कैसा था, ये एक कंसेप्ट है जिसको हम समझ सकते हैं। गांधी जी से पहले हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे, तो यहाँ पर हम मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज को बता सकते हैं। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल कि गांधी जी से पहले जो है वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल किस तरह का था और वहाँ पर जो है कौन कौन सी आइडियोलॉजी जो है फॉलो की जा रही थी, तो देन हम इसकी शुरुआत जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज के साथ कर सकते हैं। देन उसके बाद गांधी जी के 3 टेस्ट पढ़ने बहुत जरूरी है, जिस तरह चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इनका सिग्निफिकेंस भी पढ़ना जरूरी है कि इनका सिग्निफिकेंस जो है वो गांधी जी के लिए क्या रहा, पहली पॉइंट कि गांधी जी के लिए इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा, किस तरह से जो है वो आगे फर्दर गांधी जी को अपॉर्चुनिटीज मिली, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड, उसके बाद इंडियंस के लिए क्या था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद ये तीनों क्या है, रीजनल है। तो यानी कि एक नेशनल लेवल का लीडर रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया एक तरह से अगर हम बात करें कि जो रीजनल टॉपिक्स हैं उनको जो है वो नेशन वाइड कनेक्ट किया जा रहा है।
तो ये सिग्निफिकेंस जो है वो हमें मेंस में हेल्प कर सकता है। देन उसके बाद चैप्टर ऑफ पंजाब रॉन्ग, ये एक अलग से हम इसको पढ़ सकते हैं कि रॉलेट एक्ट सत्य जो एक्ट आया था सबसे पहले, देन उसको जो है वो ब्लैक एक्ट भी कहा गया। इसके रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हुए हम वो पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट थे। और देन गांधी जी का प्लान था, गांधी जी जो है वो सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करने वाले थे, बट हमारे पास यहाँ पर एक इंसिडेंट हो जाता है जिसका नाम है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है, इसका रीजंस क्या थे, क्यों हुआ ये, क्या जो है वो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। साथ में यहाँ पर पंजाब में जो मार्शल लॉ लगा उसको भी हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, कि जलियांवाला बाग का जो इम्पैक्ट पड़ा फ्रीडम स्ट्रगल पर, ठीक है, उसको जो है वो पढ़ना पड़ेगा और उसको लिंक करना पड़ेगा फिर हमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ। देन एक चैप्टर यहाँ पर एक पॉइंट हमें और याद रखना है कि अभी देखो, रॉलेट एक्ट मतलब ब्रिटिश एक्शन, ठीक है, मार्शल लॉ मतलब ब्रिटिश एक्शन, जलियांवाला मसैक मतलब जलियांवाला बाग इंसिडेंट मतलब ब्रिटिश एक्शन, ये तीनों का मतलब क्या हो, ब्रिटिश एक्शन। अब गांधी जी का रिएक्शन और इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल, ये दोनों जो है वो यहाँ पर जो है वो अपोजिट में होता है, एक्शन और उसके बाद रिएक्शन। तो पहले ब्रिटिश का एक्शन था, देन उसके बाद गांधी जी का रिएक्शन। तो गांधी जी ने क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए उसके बाद, और किस तरह से जो है वो गांधी जी ने जो है वो होम रूल लीग जो मूवमेंट चल रही थी उसको यूटिलाइज किया, और ये जो पंजाब रॉन्ग था इसको भी यूटिलाइज किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट फेज रहती है। देन एक चैप्टर यहाँ पर या एक टॉपिक या चैप्टर भी ये पूरा कंप्लीट है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है खिलाफत इशू। खिलाफत इशू को सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि खिलाफत इशू इंडिया के बाहर है, ठीक है। फिर गांधी जी ने इसको कैसे जो है वो एज अपॉर्चुनिटी समझा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, और गांधी जी ने क्यों उसको सपोर्ट किया, क्योंकि गांधी जी जो है वो एक सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक मुस्लिम से वर्ल्ड से जो लिंक करती थी। लेकिन गांधी जी ने इसको किस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए यूटिलाइज किया, और हम इसको एज एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक्शन, यहाँ पे गांधी जी का एक्शन था और ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था, ये यहाँ पर उल्टा कंसेप्ट चलता है। फिर उसके बाद फेजेस ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई, तो उसके रीजंस क्या थे इंट्रोडक्शन के, मेन इवेंट्स कौन से थे, और मेन इवेंट्स में अगर हुए तो उनका नेचर क्या था, नेचर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंपॉर्टेंट लीडर्स, एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि गांधी जी की जो गांधीयन फेज है, यहाँ पे जो लीडरशिप थी वो सबसे पहले नेशनल लीडर्स थे, देन उसके बाद प्रोविंशियल लीडर्स, और उसके बाद लोकल जो लेवल पर लीडर्स थे। इस तरह से जो है वो डिवीजन थी पूरी की पूरी गांधीयन जो है वो फेज की। तो ये सभी लीडर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था, ये भी सेम है कि गांधी जी का एक्शन और ब्रिटिश का रिएक्शन, और ब्रिटिश के रिएक्शन में जो भी फेजेस आए उसके बाद देन 1922 में बारदोली रेजोल्यूशन होता है, जिसके बाद जो है वो गांधी जी एनसीएम को विड्रॉ कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस में हम जो है वो हर सेक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं सिग्निफिकेंस को, कि किसके लिए जो है वो इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बेनिफिशियल था। एक पॉइंट हमें और पढ़ना है कि किसने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट का तो सबको याद रहता है कि किसने सपोर्ट किया, लेकिन किसने सपोर्ट नहीं किया उसको भी जो है वो पढ़ना जरूरी है। इसके बाद कांग्रेस में स्प्लिट होता है, ठीक है, 1922 में गया सेशन में। और यहाँ पर जो ये गया सेशन हुआ था, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रिसाइड किसने किया था। रीज़न क्या था स्प्लिट का, तो सबसे पहला जो रीज़न था वो काउंसिल एंट्री था, क्योंकि इलेक्शंस का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में, डायरेक्ट इलेक्शन। सबसे यहाँ पर बात की जाती है डायरेक्ट इलेक्शंस की, जो भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद हमें दो एक्ट्स को जो है वो एक साथ पढ़ना है। अगर हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो जो है वो कंसेप्ट जो है वो फैक्ट समझ नहीं आएंगे और याद नहीं होते। तो इनको जब एक साथ हम पढ़ते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो इसके फीचर्स और सिग्निफिकेंस दोनों साथ में पढ़ना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज योर कॉमनल, या फिर करें अगर हम बात करें एक तरह से कॉमनलिज्म, पहला पॉइंट। और सेकंड आता है सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, कॉमनलिज्म। और थर्ड जो हमें यहाँ पर पॉइंट एक पढ़ना है, दैट इज योर मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो गई थी 1906 में। देन उसके बाद दूसरा एक्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके फीचर्स हमें पढ़ने हैं, जनरल फीचर्स क्या क्या थे, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं लिखने के लिए, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। अब ये एक ऐसा एक्ट है जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ था। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ब्रिटिशर्स के लिए भी पढ़ो सिग्निफिकेंस, और इंडियंस के लिए भी। इंडियंस ने बात की इलेक्शंस की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस का कंसेप्ट आया था। तो सी आर दास जी ने कहा कि इलेक्शन एंट्री करते हैं, इलेक्शन के अंदर जाते हैं, सरकार के अंदर जाकर सरकार को कमजोर करेंगे और अपने डिमांड्स को जो है वो खुद से ही जो है वो सक्सेसफुल बनाएंगे। ऐसा जो है वो यहाँ पर टारगेट रखा गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्वराज।
ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स क्या समझते थे इंडिया के जो डिमांड थी स्वराज की, और उन्होंने किस तरह से जो है वो भारत को जो है वो स्वराज प्रोवाइड किया, ये फेज पढ़नी जरूरी है। मॉडरेट्स में अगर हम बात करें, मॉडरेट्स क्या समझते थे स्वराज के लिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप स्वराज से क्या समझते थे। एक्सट्रीमिस्ट में जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमें तिलक और साथ में तिलक के साथ में लाला लाजपत राय, इवन आपका बिपिन चंद्र पाल, गांधी जी को भी यहाँ पर जो है वो मॉडरेट फेज में या एक्सट्रीमिस्ट फेज के साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं। और जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो क्या समझते थे स्वराज, गांधी जी को भी जो है वो स्वराज के लिए पढ़ना है कि गांधी जी स्वराज के लिए क्या समझते थे, स्वराज गांधी जी के लिए मतलब गांधी जी ने स्वराज को लेकर क्या क्या कहा था, ये पढ़ना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट में हम बात करें तो आईएनसी के सेशंस 1907 1909 से लेकर 1930 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम हम याद कर सकते हैं। और साथ में जो ये फेज़ है 1922 से लेकर 1930 तक की, ये एक कंस्ट्रक्टिव फेज़ है जिसमें गांधी जी ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं आईएनसी में रिफॉर्म्स की डिमांड की, आईएनसी के जो है एक्सपेंशन किया है, गांव-गांव तक जो है वो कमेटीज़ बनाई गई, सोशल रिफॉर्म्स लाइक कास्टिज्म या फिर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर जो है वो हाइजीन प्रमोशन पर जो है वो गांधी जी ने काम किया। वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लिंक करता है क्योंकि गांधीयन फेज में देखा गया है कि वुमेन्स ने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आईएनसी टू द मासिस, यही है कि आईएनसी को मासिस तक पहुँचाया गया। देन उसके बाद 1922 से लेकर 30 तक जो है वो 1930 तक जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यहाँ पर लिंक होता है। सबसे पहला तो सिख रिफॉर्म्स, दैट इज योर अकाली मूवमेंट। तो एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो एचएस में पूछा गया रिगार्डिंग अकाली जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट आया था और अकाली मूवमेंट थी क्या और किस तरह से जो है वो ये नॉन कॉरपोरेशन से लिंक करती है। देन उसके बाद रेवोल्यूशनरी ग्रुप इस टाइम पे एक्टिव थे लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो ये सभी और इनकी एक्टिविटीज़ लाइक कोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, अलीपुर इससे पहले था 1908 में, या फिर लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, तो ये सभी जो है वो यहाँ पर पढ़े जा सकते हैं। और इस फेज़ में लाला लाजपत राय को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आर दास, लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट लीडर, प्लस साथ में बारदोली सत्याग्रह और सरदार पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल, इनको पढ़ना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बनते हैं इसके बाद। और इनका रोल जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उनको वन यूनियन में बनाने में भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में यहाँ पर जो है वो यंग एजुकेटेड इंडियंस लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये इनकी फेज है, इनके आइडियोलॉजी को पढ़ना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आती है सोशलिज्म, सो सोशलिज्म के कंसेप्ट को यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को। और साथ में साइमन कमीशन एक इंपॉर्टेंट फेज आती है इसमें, इस फेज का इंपॉर्टेंट चैप्टर एक साइमन कमीशन भी है। साइमन कमीशन के कारण क्या थे कि क्यों भारत में आया, रिपोर्ट इन्होंने रिलीज करी, इंडियंस का क्या एक्शन था, यहाँ पे तो ब्रिटिश एक्शन हो गया और इंडियंस का उसके बाद रिएक्शन या इंडियंस का एक्शन, इसमें गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू, यंग लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू और उनका एक्शन, ये भी पढ़ना जरूरी है। और साथ में आईएनसी का रिएक्शन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया, जिसमें आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद होता है लाहौर सेशन 1929 का, और इसका जो लास्ट टॉपिक बनता है 1930 का, दैट इज योर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज पर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देन हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसको जो है वो 1947 पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।